इस लड़की को देखिए, कितनी खुश लग रही है, लेकिन इसकी शादी वाले दिन इसके घर में जितना भयानक कांड हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। शादी वाले दिन इसके घर एक के बाद एक इतने कत्ल हुए कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जिस वजह से हुआ उस पर तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल डायरी। इस लड़की का नाम आशा है और ये है इसकी बहन उषा। दोनों की उम्र में 2 साल का ही फर्क था, इसलिए दोनों बहनें एक जैसी लगती है। दोनों में बहुत प्यार था और दोनों साथ ही सब कुछ करती थी, जैसे साथ खेलना कूदना, साथ स्कूल कॉलेज जाना, पढ़ना वगैरह वगैरह। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों बहनों को प्यार भी एक साथ ही हुआ, और इससे भी ज़्यादा हैरानी यह सुनकर होगी कि दोनों को 2 सगे भाइयों से ही प्यार हुआ। देखिए संजोग भी कैसा चीज़ होता है, 2 सगी बहनों को 2 सगे भाइयों से प्यार हुआ। वाह। तो ये रहे वे दोनों भाई, एक का नाम रमन है तो दूसरे का नाम अमन। जब तक प्यार का मामला था तब तक तो सब ठीक चला, दोनों बहनें खूब खुश रही और उधर दोनों भाई भी खूब खुश रहे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब लड़कों के लिए शादी का रिश्ता आने लगा। अब दोनों भाइयों के लिए अपने घर में बताना जरूरी हो गया कि वे आशा और उषा से प्यार करते थे और उन्हीं से शादी भी करना चाहते थे। तो दोनों भाइयों ने तो बड़ा इजीली अपने घर वालों को अपने प्यार की बात बता दी। लेकिन दोनों बहनों के लिए अब बहुत ही कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई थी। उनके पिताजी मोहनलाल बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के थे। जिस घर के लड़कों से दोनों बहनों ने प्यार किया था, उस घर से उनके पिताजी की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इसलिए दोनों बहनों को डर था कि उनके पिताजी उनके प्यार को ना तो मंजूरी देंगे और ना ही उनसे शादी करने की इजाज़त देंगे। ऐसे में दोनों बहनों ने अपने चाचा मदन लाल की हेल्प ली। मदन लाल मॉडर्न विचारों वाले व्यक्ति थे। आशा और उषा की बात सुनकर उन्होंने उन्हें समझाया कि चिंता मत करो, पहले हम लड़के को जांचेंगे, परखेंगे, टेस्ट करेंगे, हमें भी अगर ठीक लगेंगे तो हम तुम्हारे पिताजी को भी मना लेंगे। ये सुनकर आशा और उषा बहुत ही खुश हुई। फिर मदन लाल ने अपने लेवल से उन दोनों लड़कों रमन और अमन के बारे में पता लगाया। दोनों लड़के अच्छे निकले। हर तरह से संतुष्ट होने के बाद मदन लाल ने अपनी भतीजियों से कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छा है, लड़के बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारे पिताजी को मना लेंगे। ये सुनकर आशा और उषा बहुत ही खुश हुई। मदन लाल मोहनलाल का छोटा भाई था। दोनों भाइयों में खूब पड़ती भी थी, इसलिए मोहनलाल अपने छोटे भाई की बात ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन मदन लाल नहीं चाहता था कि वह अकेले अपने भाई को समझाए, इसलिए उसने अपनी वाइफ बिमला को भी अपने साथ मिला लिया और अपनी भाभी को भी, यानी मोहनलाल की पत्नी लक्ष्मी को भी अपनी टीम में मिला लिया। फिर मौका देखकर तीनों ने मोहनलाल को आशा और उषा के प्यार से लेकर शादी की पूरी बात बता दी। मोहनलाल यह जानकर बिगड़ गया। वे लोग जानते थे कि जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटियां दुश्मन के बेटों से प्यार करती हैं तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही, यह तो स्वाभाविक था। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वे उनको मना लेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। मदन लाल और बिमला लक्ष्मी ने उन्हें समझाया कि लड़के अच्छे हैं, हमने सब पता लगा लिया है, पुरानी दुश्मनी भूल जाइए। अगर हमने हाँ नहीं की और कहीं जो लड़का लड़की भाग कर शादी कर लिए, हम फिर क्या कर लेंगे। बात तो सही थी, इसलिए मोहनलाल मान गए, या यूं कहिए कि तीनों ने मिलकर उन्हें मना लिया। सबने उन्हें आशा और उषा की शादी रमन और अमन से करने को राजी कर लिया। उसके बाद मदन लाल ने मोहनलाल को खूब दारू पिलाई। दोनों भाई जश्न में सारी रात दारू पीते रहे। मदन लाल ने तो बहुत कम दारू पी, लेकिन मोहनलाल ने दबाकर शराब पी। पिताजी मान गए। यह खबर सुनकर आशा और उषा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहनें नाचने गाने लगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे कितना बड़ा भूचाल आने वाला था। उन्हें नहीं पता था कि उनकी शादी होने से पहले ही सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब तिलक ले जाने का दिन आ गया, लेकिन मोहनलाल में जरा भी जोश नहीं था। उसकी बीवी लक्ष्मी ने पूछा, क्या जी, कल हमारी बेटियों के लिए तिलक ले जाना है और आप खुश नहीं लग रहे हैं। इस पर मोहनलाल ने कहा, मैं अब भी सोच रहा हूँ कि क्या दुश्मन के बेटों से अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, ये शादी रोक दो, मैं अपनी बेटियों के लिए उनसे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगा। अब लक्ष्मी यह सुनकर घबरा गई। उसने ये बात अपने देवर मदन लाल और देवरानी बिमला को बताई। ये सुनकर सभी चिंता में पड़ गए। अरे भाई, ये क्या हो गया, कल तिलक था और 2 दिन बाद शादी, कार्ड भी बढ़ चुके थे, अब क्या होगा। तो जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। मोहनलाल अपनी बात से पलट रहा था। उधर लड़के वालों को किसी ने चुगली कर दी, नमक मिर्च लगाकर न जाने क्या क्या बोल दिया। उस चुगलखोर की बातों में आकर लड़के वाले गुस्से में आग बबूला हो गए। बोले, शादी का कार्ड बट गया है,
अब लड़की वाले इस तरह से शादी कैंसिल करेंगे तो हमारे लड़कों की कितनी बेइज्जती होगी। इसके साथ ही एक और घटना घट गई। दूसरे गांव का त्रिभुवन उनके घर पहुंच गया और मोहनलाल से कहने लगा, क्या मोहनलाल, वर्षों पहले ये तय हुआ था कि तुम्हारी कोई बेटी पैदा होगी तो उसकी शादी मेरे बेटे से करोगे, लेकिन अब तुम अपनी बेटियों की शादी किसी और से कर रहे हो। तभी मदन लाल वहां पहुंच गया, जिसके पीछे बाकी लोग भी पहुंच गए और त्रिभुवन से कहने लगे, ये आप किस जमाने में जी रहे हैं भाई साहब, कि बेटी के जन्म से पहले ही रिश्ता तय हो जाता था। अरे आजकल के बच्चे जिसे खुद पसंद करते हैं उससे शादी करनी पड़ती है, समझे। इस पर त्रिभुवन गुस्से में बोला, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, पछताएंगे। तभी आशा और उषा आगे आकर के बोली, हम तुम्हारे लड़कों से शादी नहीं करेंगे, बोलो क्या कर लोगे। इस पर त्रिभुवन गुस्से में जाते हुआ बोला, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सबने त्रिभुवन की धमकी को गिदड़ भभकी समझा। अब चूंकि मोहनलाल नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां रमन और अमन से शादी करें, इसलिए मदन लाल उसके बिना ही जाकर लड़कों का तिलक करके आ गया। उसने लड़के वालों को बताया कि भैया की तबीयत जरा खराब है, इसलिए नहीं आ सके। लड़के वाले खुश हो गए। वे समझे कि जो कुछ उस चुगलखोर ने उन्हें सुनाया था वो सच नहीं था। मोहनलाल का एक और जानी दुश्मन था ब्रजेश। ब्रजेश का दोस्त शराब पीते पीते जीतू उसे ललकार रहा था, अरे मोहनलाल के घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तुमने तो कसम खाई थी कि मोहनलाल के घर में कोई खुशी नहीं मनने दोगे, तो उसके घर में शादी कैसे होने दे रहे हो। इस पर ब्रजेश दारू की बोतल मुंह से लगाता हुआ जीतू से बोला, अभी वक्त चला नहीं गया रे जीतू, वक्त आने पर मैंने भी मोहनलाल को खून के आंसू नहीं रुलाया ना तो मेरा नाम ही ब्रजेश नहीं। अब इधर आशा और उषा के घर में उत्सव का माहौल था, बहुत ही अच्छा माहौल था, शादी का माहौल था। एक एक करके रिश्तेदार जुटते जा रहे थे, घर में ढोल बजने लगे थे। आशा और उषा को हल्दी लगाई जा रही थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। उनकी खुशी में ब्रजेश भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। हाँ, वही ब्रजेश जो अभी अभी बातें कर रहा था कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। वही उनकी खुशी में बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहा था। ब्रजेश 30 साल का युवक था। आज वह उनका अपना बना हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले तक इस घर के लोगों को वह अपना कट्टर दुश्मन मानता था। और यही हाल मोहनलाल का भी था। वे उससे इतनी नफरत करते थे कि उनका वश चलता तो उसे गोली मार देते। लेकिन आज वे उसे अपने घर में आने जाने दे रहे थे। रात को सभी लोग सो गए। आशा और उषा एक दूसरे कमरे Let's में go. चले गए सोने के लिए। उनके चाचा चाची मदन लाल और बिमला भी एक अलग कमरे में चले गए सोने के लिए, और उनके माता पिता अपने अलग कमरे में सोने चले गए। सुबह जब आशा और उषा के माता पिता को उठने में देरी हुई तो उनके रिश्तेदार की एक छोटी बेटी पिंकी उन्हें जगाने गई। उनके कमरे में जाती ही वो जोर से चीख पड़ी और भागी भागी बाहर आई। पिंकी की चीख सुनकर कई लोग आंगन में जमा हो गए और पूछे कि क्या हुआ। पिंकी के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली, किसी ने मामी का गला काट दिया है। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए। सभी मोहनलाल और लक्ष्मी के कमरे की ओर दौड़े। देखा कि लक्ष्मी बेड पर खून से लथपथ मरी पड़ी है और उसका गला कटा हुआ है। यह भयानक मंजर देखते ही सबकी चीखें निकल गई। कुछ महिलाएं तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। जो पुरुष थे उनके तो कुछ समझ में नहीं आया कि सब क्या हो गया, किसने ये कांड कर दिया। उन्हें तुरंत त्रिभुवन की धमकी याद आ गई। उन्होंने सोचा कि कहीं उसने ही तो मोहनलाल से इस तरह से बदला नहीं ले लिया। उन्होंने मोहनलाल को कमरे में ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। कहीं उनकी भी तो किसी ने हत्या नहीं कर दी। यह विचार आते ही कुछ लोग मदनलाल के कमरे की ओर दौड़े, लेकिन वहां का मंजर तो और भी भयानक था। पूरा फर्श खून से सना हुआ था। बेड पर मदनलाल और बिमला मृत पड़े थे। उन दोनों का गला भी कटा हुआ था। उफ, इतनी बर्बरता से उन लोगों को किसने हत्या की और क्यों, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। त्रिभुवन को उन लोगों ने कड़वा जवाब दिया था। अब तो सबको लगने लगा था कि हो न हो उसी ने ये कांड किया है। सब लोग मोहनलाल को ढूंढने में लग गए। मोहनलाल का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो क्या वे हत्यारे के पीछे गए थे या हत्यारे उन्हें उठा कर ले गए थे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या पता वे जिंदा थे भी या नहीं। सबका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, आखिर कौन है वो जल्लाद जिसने उन लोगों का इतनी बर्बरता पूर्वक कत्ल किया। सबके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि हो न हो कोई नहीं चाहता हो कि मोहनलाल के घर में धूमधाम से शादी संपन्न हो, इसलिए उसने घर में सबको मारकर खुशियों को मातम में बदल दिया। तभी सबको आशा और उषा का ख्याल आता है, जिनकी शादी उसी दिन होनी थी। अब उनकी शादी कैसे होगी, सब कुछ तो तबाह हो चुका था। उन्हें ये सब कैसे बताया जाए, उन पर अब क्या बीतेगी। यही सब सोचते हुए सभी उनके कमरे की तरफ दौड़े। उनके कमरे में कदम रखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों बहनें भी मृत पड़ी थी। उनका गला भी किसी ने कसाई की तरह काट डाला था। पूरा कमरा खून से सन गया था। ये भयानक मंजर कईयों से देखा नहीं गया। कुछ महिलाएं तो चीख मारकर वहीं गिर पड़ी, तो कुछ भागी भागी अपने आंगन में पहुंचकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हर कोई यही जानना चाहता था कि उन लोगों का कत्ल किसने किया और क्यों।
आखिर कौन था उनका ऐसा दुश्मन, त्रिभुवन या ब्रजेश या कोई और? तब तक किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस की टीम तुरंत वहां पहुंच गई। पुलिस ने भी वहां का भयानक मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। उनकी हत्या कौन कर सकता था, कौन कौन उनके दुश्मन थे, ये सब पुलिस ने पूछा तो सभी उन्हें बताने लगे। कुछ पुलिस वाले उनकी कहानी सुनने लगे और कुछ मोहनलाल को ढूंढने बाहर निकल गए। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस हत्यारे ने उन सबको इतनी बेरहमी से मार डाला था उसने मोहनलाल को जिंदा छोड़ा होगा। लोगों ने पुलिस को पहले त्रिभुवन की धमकी के बारे में बताया कि वह इस बात से गुस्से में था कि उसके बेटों के साथ मोहनलाल ने अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं की। पुलिस ने एक दो जूनियर्स को त्रिभुवन को उठा लाने को भेजा। फिर लोग मोहनलाल के अगले दुश्मन ब्रजेश के बारे में बताने लगे। लोगों ने पुलिस को बताया कि मोहनलाल की 3 बेटियां थीं और एक बेटा था। बेटे का नाम किशोर था जो ब्रजेश की छोटी बहन पुष्पा से प्यार करता था, लेकिन मोहनलाल उनके प्यार के खिलाफ था। इसके बावजूद कुछ साल पहले किशोर पुष्पा से शादी करके उसे अपने घर ले आया था, लेकिन मोहनलाल ने पुष्पा को अपनी बहू अपनाने से इनकार कर दिया था और उसे अपने घर के बाहर निकाल दिया था। इस वजह से पुष्पा ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से ब्रजेश बहुत ही दुखी हुआ था। उसके बाद मोहनलाल ने किशोर की शादी दूसरी लड़की मंजू से कर दी थी। मोहनलाल ने पुष्पा के साथ जो किया था उसकी वजह से ब्रजेश बहुत गुस्से में था और उसने कसम खाई थी कि वह भी मोहनलाल को आगे कोई खुशी नहीं मिलने देगा और हमेशा मोहनलाल एंड फैमिली को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहता था। मोहनलाल ब्रजेश के मन की बात जानता था, लेकिन उसने कभी भी उसे अपने इरादों में कामयाब होने नहीं दिया। लेकिन एक दिन एक गाड़ी से किशोर और मंजू का एक्सीडेंट हो गया। बाद में पता चला कि जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी ब्रजेश की थी। मोहनलाल समझ गया कि ब्रजेश ने अपनी बहन की मौत का बदला उसके बेटे और बहू को अपनी गाड़ी से मारकर लिया है। इसलिए मोहनलाल ने पुलिस में ब्रजेश के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी। पुलिस ने ब्रजेश को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसे बहुत जल्द छोड़ना पड़ा। कारण ये था कि ब्रजेश पहले ही कंप्लेंट लिखवा चुका था कि उसकी वो गाड़ी चोरी हो गई है जिससे किशोर और मंजू का एक्सीडेंट हुआ था। भले ही ब्रजेश को पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन मोहनलाल ने उसे माफ नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसने ही उसके बेटे और बहू को मारा है। लेकिन यह तो सिर्फ शक था। आज तक वे कंफर्म नहीं हो पाए थे कि वाकई ब्रजेश ने ही उसके बेटे और बहू का एक्सीडेंट करवाया था या नहीं। इधर ब्रजेश हमेशा मोहनलाल और उसके घर के सभी लोगों को यह कन्विंस करने की कोशिश करता रहता था कि किशोर और मंजू के एक्सीडेंट में उसका हाथ नहीं था। तो उसके कई दुश्मन थे, इसलिए उसे फंसाने के लिए किसी ने उसकी गाड़ी चुराकर उन दोनों को मार डाला। वह उनसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता रहता है और कहता है कि एक ख्याल वे अपने दिल से निकाल दें तो उसने किशोर और मंजू की हत्या करवाई है। तो उसके बार बार माफी मांगने से लक्ष्मी उसे माफ कर देती है। लक्ष्मी यानी कि मोहनलाल की बीवी। लक्ष्मी के देवर मदन लाल और देवरानी बिमला ने भी ब्रजेश को माफ कर दिया था, लेकिन मोहनलाल ने अभी तक उसे माफ नहीं किया था। मोहनलाल को छोड़कर घर में सबने उसे माफ कर दिया था, इसलिए वो उनके घर अक्सर आना जाना करने लगा। अब उसके मन में क्या था ये वही जाने। उस रात को भी ब्रजेश किसी बहाने उनके घर पर ही था, लेकिन उस वक्त 5 लोगों की हत्या हो चुकी थी और न मोहनलाल कहीं दिखाई दे रहा था और न ही ब्रजेश। सबको यह समझते देर नहीं लगी कि ब्रजेश ने ही सबकी हत्या की होगी और अब वह मोहनलाल के पीछे गया होगा। अभी उन्हें खबर लगती है कि मोहनलाल और ब्रजेश बाहर मंदिर की तरफ साथ जाते हुए दिखे थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पर शिव मंदिर था। वे उसी मंदिर की बात कर रहे थे। सभी यह सोचकर घबरा गए कि पुलिस के वहां पहुंचने के पहले ही कहीं ब्रजेश मोहनलाल की भी हत्या न कर दे। लेकिन उसके बाद जो कुछ उन्होंने देखा वो सबके होश उड़ा देने वाला था। आगे क्या हुआ पूरी बात बताने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और हो सके तो अंत में कमेंट भी करें। तो अब आगे बढ़। पुलिस और मोहनलाल के घर के बाकी पुलिस और रिश्तेदार मोहनलाल को बचाने के लिए मंदिर के पास दौड़ते हैं, लेकिन वहां वे देखते हैं कि खंजर से मोहनलाल ब्रजेश को मारे जा रहा है। सबको लगता है कि ब्रजेश सबकी हत्या करके भाग रहा होगा तो मोहनलाल उसके पीछे भागा होगा और अब उसको मार रहा है, लेकिन नहीं। जो सच सबके सामने आया वो सबके होश उड़ा देने वाला था। पुलिस को आया देखकर मरते मरते ब्रजेश ने सबको बताया कि अपने परिवार की हत्या मोहनलाल ने ही की है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। ब्रजेश के मरते ही मोहनलाल वहीं पास के कुएं में कूद गया। तो उसकी मंशा थी सुसाइड करने की, लेकिन सबने उसे बचा लिया। तो उसके बाद उसने कबूल किया कि उसी ने सब लोगों को मारा है। अब भी किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मोहनलाल ने अपनी बीवी, अपनी बेटियों सबको मारा है।
सभी जानना चाहते थे कि क्यों? क्यों उसने अपनी बीवी को मारा? क्यों उसने अपने छोटे भाई को मारा जिसे वो अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता था? और सबसे बड़ी बात कि इतनी निर्दयता से उसने अपनी बेटियों का भी गला क्यों काटा? तो उसके बाद जो कारण सबके सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए, सबकी रूह कँपा दी। पुलिस को पता चला कि मोहनलाल एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी था, तो उसमें ईगो बहुत थी। जब उसे पता चला कि उसकी बेटियों ने उसके दुश्मन के बेटों से प्यार किया है, तो उसे गुस्सा तो बहुत आया ही। लेकिन जब उसे ये मालूम चला कि उसकी बीवी और उसके भाई और उसके भाई की बीवी ने उसकी बेटियों का साथ दिया है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। वह बताता है कि वह समझाने से शायद मान भी जाता, लेकिन सबने उसे ऐसे बताया जैसे वो कोई बेगाना हो। तो उसकी बेटियों की शादी की सारी तैयारी उसके भाई और उसकी बीवी ने की, जिसमें उसकी बीवी उसका साथ देती रही। तिलक चढ़ाने में खुद गए, उसे शामिल नहीं किया। शादी की बात वे करने खुद गए और बारात के आने के पहले दिन मदन लाल ने उसे खूब दारू पिलाई और कहा कि भैया, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस बैठकर देखते जाइए कि हम आपकी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से करवाते हैं। और इसके बाद वे सब लोग दौड़ दौड़ कर आशा और उषा की शादी की तैयारी करते रहे। आशा और उषा भी चाचा चाची को खूब मान दे रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी शादी उनके मनपसंद लड़कों से जो हो रही थी। यह सब देखकर मोहनलाल का खून खौल रहा था। अपनी ही बेटियों की शादी में वह बेगानों की तरह एक कोने में बैठा था। अपनी ही बेटियों की शादी में उसकी कोई पूछ नहीं थी। उसके अंदर घुटन होने लगी। यह सब उसके भाई वगैरह की वजह से हुआ था। तो उसके अंदर का ईगो उसे बेचैन करने लगा। तो उसके मन में ख्याल आने लगे, जब अपने ही घर में कोई पूछ नहीं रहा है तो लड़के वाले भला उसे क्यों पूछेंगे। मदन लाल ने उसे खुश करने के लिए खूब दारू पिलाई थी, लेकिन वही दारू उसे अहम में और आग लगा रही थी। उसने सोच लिया कि जिन जिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया है, जिन जिन लोगों ने उससे उसका अधिकार छीना है, उनकी वो जिंदगी छीन लेगा। और जब सब लोग सो गए तो उसने अपनी बीवी को जगाया, हाथ में खंजर, और अपने पति का रौद्र रूप देखकर लक्ष्मी कांप उठी और बोली, ये क्या जी, आप मेरे ऊपर खंजर क्यों ताने हुए हैं? तो मोहनलाल ने दांत चबाते हुए कहा, क्या रे, बेटियां मेरी थी तो उनके लिए रिश्ता भी मैं ही ले जाता ना। मैं उनके लिए सब कुछ करता और बाकी सब लोग मेरा साथ देते, लेकिन तुम्हारे देवर और देवरानी ने यह हक मुझसे छीन लिया। मेरी बेटी की शादी में मुझे ही बेगाना कर दिया। इस पर लक्ष्मी घबराकर बोली, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको ऐसे भाई मिले जिन्होंने आपकी बेटियों की शादी की सारी जिम्मेदारी उठा ली। इस पर मोहनलाल बोला, फिर मैं जीकर क्या करूंगा? वैसे भी इसे जिम्मेदारी उठाना नहीं, धोखा देना कहते हैं, और इस धोखे की सजा है तुम लोगों की मौत। उसके खतरनाक इरादे से आतंकित होकर लक्ष्मी बोली, इसमें मैंने क्या किया है जी? इस पर मोहनलाल बोला, तुमने पति को धोखा देकर उनका साथ दिया है। तुमने तो अपनी बेटी की शादी का जो भी रस्म करना होता है उसका मजा उठा लिया, लेकिन मुझे कोई भी रस्म निभाने नहीं दिया। लक्ष्मी कांपती हुई बोली, गलती हो गई जी, कल बारात आए तो आप ही सारी रस्म निभाइएगा। इस पर मोहनलाल बोला, अब कोई बारात नहीं आएगी। जब लड़के वालों को पता चलेगा कि मैंने तुम सबको मार डाला है, तो वे बारात किसके लिए लाएंगे? इसके बाद मोहनलाल ने खंजर से अपनी पत्नी का गला काट दिया। इसके बाद वो अपने भाई मदन लाल के कमरे में गया। वहां भी उसने यही काम किया, उन लोगों से बात की और उनका कत्ल कर दिया। फिर वो अपनी बेटियों के कमरे में गया और उनकी भी निर्दयता से हत्या करने के बाद जब वह बाहर निकला तो उसने ब्रजेश को देख लिया। ब्रजेश ने भी उसे देख लिया था, लेकिन मोहनलाल ने खंजर से खून पोंछ लिया था। उसके हाथों में खंजर देखकर ब्रजेश को बहुत कुछ का अंदेशा हुआ और सोचा कि लगता है ये मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। बस वह वहां से भाग निकला और मोहनलाल भी उसके पीछे भागा। तब तक भोर हो चुकी थी और घर में सबको पता चल चुका था कि अनर्थ हो चुका है। जिस घर से दो बेटियों की डोलियां निकलनी थी, अब वहां से पांच पांच अर्थियां निकलेंगी। तो राजेश को मारने के बाद मोहनलाल के जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वैसे भी पुलिस को देखकर वह समझ गया था कि आगे उसका क्या अंजाम होगा। इसलिए फांसी पर चढ़ने से उसने सुसाइड करना बेहतर समझा और वहीं कुएं में कूद गया। अगर पुलिस या बाकी लोग उसी वक्त वहां नहीं पहुंचे होते तो वह डूबकर मर जाता। मोहनलाल के हाथ से अपनी बेटियों की शादी का सारा हक छीनकर तो उसके अपनों ने ठीक तो नहीं किया था, लेकिन यह इतना बड़ा अपराध भी नहीं था जो मोहनलाल उनकी जान ले ले। मोहनलाल के ईगो ने उसे जल्लाद बना दिया था। मोहनलाल के घर वाले उसका स्वभाव जानते थे। मोहनलाल ऐसा आदमी था जो हर उस काम को बिगाड़ देता था जो उसकी मर्जी के बिना होता था। ऐसे में बाकी लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि वो अपनी बेटियों की शादी इतनी आसानी से होने देगा, जिसमें उसकी मर्जी ही शामिल नहीं थी। अगर उसके सामने उसकी बेटियों की शादी करनी थी तो सब लोग उसे भी शामिल करते ना, कि उसे तिलक और शादी की दूसरी रस्मों से दूर रखते।
मोहनलाल को सनक की दिमागी बीमारी भी थी, जिसके लिए वह तकरीबन 1 साल से दवाइयाँ खा रहा था। वो अपनी बेटियों की शादी की सारी रस्में देखते हुए शांत रहता था। वो ऐसा था नहीं, तभी सबको खतरा भाप जाना चाहिए कि कहीं इसके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है। खैर, जो कुछ मोहनलाल ने किया वह उसे कदापि नहीं करना चाहिए था। ऐसे इगोइस्ट लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। कब क्या कर बैठे कुछ पता ही नहीं चलता। जिसने भी इस घटना को सुना उसने मोहनलाल को जल्लाद की संज्ञा दी। आप क्या कहते हैं उसे? जल्लाद या राक्षस या कुछ और? पुलिस ने एफआईआर नंबर 92/18 के तहत इसे दर्ज किया और आईपीसी की धारा 302, 306, 120 बी के तहत मोहनलाल को जेल भेज दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी? हो सके तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।